हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे यहाँ पे प्रोविज़न फॉर फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम एंड सेल्फ असेसमेंट। हमारा टॉपिक ये है। तो इस टॉपिक को कुछ बैकग्राउंड में क्रिएट करता हूँ इस टॉपिक को पढ़ाने के पहले। एज लाइक आइए, ये एक सेक्शन 139 के बारे में भी हम पढ़ने जा रहे हैं। सेक्शन 139 इवन आप कहना चाहें तो सेक्शन 139(1) हम पढ़ने जा रहे हैं, जो बात करता है किस चीज़ की, फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम। सर, फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम मतलब देखिए, ये है मिस्टर धनीराम। हु इज ही? मिस्टर धनीराम। अब मिस्टर धनीराम जब बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस करने के कारण इनकी हो रही है अर्निंग। अब अगर इन्होंने अर्निंग की है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जब यहाँ पे है तो इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये कैसे पता चलेगा कि धनीराम ने कितने पैसे कमाए और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस पैसे पे कैसे टैक्स कलेक्ट कर पाएगी? तो इट मींस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को डेटा चाहिए होता है कि किस इंडिविजुअल ने कितने पैसे कमाए हैं ताकि वो टैक्स ले पाए। ओके, तो एक इंडिविजुअल का मिस्टर धनीराम का गवर्नमेंट को ये बताना कि हाँ, मैंने इस साल 5 लाख रुपए अर्न किए हैं, ये थ्रू द ITR होता है, मतलब इनकम टैक्स रिटर्न। इनकम टैक्स रिटर्न, इफ somebody earns more than basic exemption limit, then he has to file income tax return। अगर कोई व्यक्ति अपनी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से अधिक कमा लेता है तो उसको इनकम टैक्स रिटर्न फुलफिल करना पड़ता है। सर, इनकम टैक्स रिटर्न किसको भरना पड़ता है और कब भरना पड़ता है, किसको भरना पड़ता है? इसके लिए इफ एनी इंडिविजुअल, किसी भी इंडिविजुअल की अगर इनकम, ग्रॉस टोटल इनकम जिसको आप कहते हैं, अगर किसी भी इंडिविजुअल की ग्रॉस टोटल इनकम एक्सीड कर जाती है बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से। बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट मैंने बेसिक्स के चैप्टर में आपको बता रखा था, मैं आपको फिर से यहाँ पे बता देता हूँ, जो कि 2.5 लाख रुपए नॉर्मल के लिए, सीनियर सिटीजन के लिए 3 लाख रुपए आती है और सुपर सीनियर सिटीजन के लिए 5 लाख रुपए की आती है। अगर उससे एक्सीड कर जाती है तो ITR भरना पड़ता है। सर, क्या इस ग्रॉस टोटल इनकम में कुछ हमें डिडक्शंस भी मिलती हैं? जी हाँ, ये इनकम बिफोर क्लेमिंग डिडक्शन है। ऐसा नहीं कि सारी डिडक्शन आप क्लेम कर ले। बिफोर क्लेमिंग डिडक्शन ऑफ 54, 54B, 54D, 54EC, FG, GA और 54GB, मतलब 54 वाली जो पूरी रेंज है ना, उसको भी अगर आप एक्सीड कर जाते हैं, मतलब वो आपको कोई कैपिटल गेन हो गया, वो भी अगर 2.5 लाख से ऊपर का है तो भी आपको एग्जेम्पशन नहीं लेना है, आपको ग्रॉस टोटल इनकम भरना पड़ेगा। मतलब सर, MCQ बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है कि मान लीजिए आपकी कोई इनकम है ही नहीं, PGBP 0, IFOS 0, बट कैपिटल गेन आपको हो गया 8 लाख रुपए का, 54 में आप एग्जेम्पशन ले लिए पूरे 8 लाख रुपए की, फिर भी ऑन ग्रॉस टोटल इनकम 0 आ गई, टैक्सेबल मतलब टैक्सेबल टोटल इनकम, फिर भी आपको रिटर्न भरना पड़ेगा 54 का डिडक्शन लेने के पहले की यहाँ बात कर रहे हैं। ठीक है सर, चलिए सर, ये बात तो समझ में आ गई कि हमें भरना पड़ेगा, बट और भी रीजंस में क्या भरना पड़ सकता है? क्या अदर रीजंस भी हो सकते हैं मेरे? अदर रीजंस भी हो सकते हैं जिस वजह से हमें ITR फुलफिल करना पड़े सर, ITR रिटर्न भरना पड़े। हाँ, करंट ईयर से, देखिए इस बात को समझिएगा, करंट ईयर से कुछ रीजंस का ऐड किया गया है और ये 4 इंपॉर्टेंट रीजंस हैं। पहली बात, अगर आपने डिपॉजिट अकाउंट, अगर आपके पास कोई डिपॉजिट अकाउंट है, ठीक है, और उस डिपॉजिट अकाउंट में 1 करोड़ से ज्यादा की इनकम अगर डिपॉजिट हो गई है तो भी आपको भरना पड़ेगा। मतलब मान लीजिए आप, ये मिस्टर धनीराम है, इनका SBI, PNB और देना बैंक, ये 3 बैंक्स में इनका करंट अकाउंट था। इन तीनों बैंकों को मिलाकर इन्होंने अगर 1 करोड़ से ऊपर का डिपॉजिट कर दिया है और ये अपनी इनकम दिखाते हैं कि इनकी इनकम 2,40,000 रुपए है, बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज्यादा नहीं है, फिर भी इनको ITR भरना पड़ेगा। दूसरा, अगर इन्होंने ट्रैवलिंग एक्सपेंडिचर किए हैं, सर ट्रैवलिंग एक्सपेंडिचर कौन से वाले ट्रैवलिंग एक्सपेंडिचर? भाई साहब, फॉरेन ट्रैवलिंग एक्सपेंडिचर, फॉरेन में ट्रैवलिंग एक्सपेंडिचर अगर इन्होंने किए हैं और वो इनका ट्रैवलिंग एक्सपेंडिचर मोर देन 2 लाख रुपीज है तो भी इनको ITR भरना पड़ेगा, भले इनकी इनकम 1 रुपया भी हो या ना हो। बट अगर फॉरेन का ट्रैवलिंग एक्सपेंडिचर इनका 2 लाख से ऊपर का है तो इनको ITR फुलफिल भरना पड़ेगा। और अगर ये इनका इलेक्ट्रिसिटी बिल जो आता है, इन्होंने अगर 1 साल में
इलेक्ट्रिसिटी बिल अगर फुल ईयर में एनुअल इलेक्ट्रिसिटी बिल अगर इनका 1 लाख रुपए से ज्यादा आता है तो भी इनको आईटीआर फुलफिल करना पड़ेगा। और ये फोर्थ कंडीशन इन्होंने लाई है, अदर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, अगर किसी और को प्रिस्क्राइब्ड करना चाहें तो। मतलब सर अगर इन्होंने एक से ज्यादा करंट अकाउंट्स में या किसी एक ही करंट अकाउंट में 1 करोड़ रुपए से ज्यादा जमा करा दिए तो भी इनको आईटीआर भरना पड़ेगा। अगर इन्होंने फॉरेन ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस 2 लाख से ज्यादा, मैं ज्यादा पे फोकस कर रहा हूं, किए तो भी करना पड़ेगा। और इलेक्ट्रिसिटी बिल 1 लाख से ज्यादा अगर 1 साल का आ गया तो भी इनको आईटीआर फाइल करना पड़ेगा। सर देखिए मैं छोटी सी बात बताऊं, फॉरेन एक्सपेंसेस अगर फॉरेन की ट्रेवलिंग में आप 2 लाख रुपए से ज्यादा खर्चा करते हैं, इट मीन्स आपकी कहीं ना कहीं इनकम तो बेसिक एग्जिस्टेंशियल लिमिट से ज्यादा होगी, तभी आप केवल घूमने पे 2 लाख से ज्यादा खर्चा कर सकते हैं। और अगर कोई ऐसा इंडिविजुअल है जो अपनी इनकम को केवल 60,000 रुपीज बता दिया है और वो 2 लाख रुपए से ऊपर फॉरेन एक्सपेंडिचर कर देता है, विदेशों में घूम के 2 लाख रुपए से ज्यादा की टिकट पे आ जाता है, 2 लाख से ज्यादा ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस कर देता है वो विदेशों में जाके, इट मींस ये अपनी इनकम गलत दिखा रहा होगा। इस तरीके से ऐसे लोग भी पकड़े जाते हैं। अगर आप इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी 1 लाख रुपए बहुत बड़ा अमाउंट है। अगर किसी इंसान ने 1 लाख रुपए से ऊपर की इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर दी, इसका मतलब या तो उसका घर बहुत बड़ा है या बिजनेस बहुत बड़ा है। ठीक है, इसका मतलब वो हो सकता है कि वो बेसिक एग्जिस्टेंशियल लिमिट से ज्यादा अर्न करता हो और अपना रिटर्न गलत भरता हो। इसलिए ऐसे लोगों को भी पकड़ा गया कि भाई आप लोग भी आइए और आईटीआर भरिए। सर ये तो आपने बता दिया आईटीआर भरना पड़ेगा। अब आईटीआर किसको भरना पड़ेगा ये भी आपने बता दिया। देखिए कुछ लोग मैंडेटरी आईटीआर भरते हैं। मैंडेटरी आईटीआर कौन भरता है? सर देखिए कंपनीज जो होती है वो मैंडेटरी होता है उनको आईटीआर भरना। पार्टनरशिप फर्म या एलएलपी को भी मैंडेटरी होता है आईटीआर फिल करना। और उसके बाद ये जो बाकी लोग बचे ना, जो मैंने आपको समझाया, ये बाकी लोगों के लिए है, फर्म और कंपनीज को छोड़ के। सर ठीक है, ये तो आपने बता दिया। अब आईटीआर किस सेक्शन में भरते हैं? सर 139(1) में आईटीआर भरते हैं और इसके भरने की सर होती है कुछ ड्यू डेट्स। सर ड्यू डेट्स क्या होती है? देखिए इफ आपका बिजनेस खत्म हो रहा है, आपका प्रीवियस ईयर है 1920, देन आपका बिजनेस की लास्ट डेट आ रही है 31/3/2020, तो 31/3/2020 से लेके 6 मंथ तक की डेट होती है जिसको कहते हैं 31 सितंबर 2020। 30 सितंबर 2020 तक आप आईटीआर फिल कर सकते हैं इफ योर बुक्स आर रिक्वायर्ड टू ऑडिटेड। अगर आपकी ऑडिट होती है तो रिक्वायर्ड टू ऑडिटेड, मतलब अगर आपकी ऑडिट होने वाली होती है ना तो आपको 6 महीने का वक्त मिलता है। 30 सितंबर 2020 तक आप अपनी ऑडिट करवा सकते हैं। बट इफ यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू ऑडिटेड, अगर आपको ऑडिट नहीं करवानी है, ये एक इंडिविजुअल, इनकी केवल सैलरी की इनकम है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, इनकी कोई बिजनेस इनकम नहीं है, इनको ऑडिट नहीं करवानी है, तो इनके लिए इन्होंने 31 जुलाई का टाइम दिया है। 31 जुलाई 2020 तक इनको अपना आईटीआर भरना ही पड़ेगा। इट मीन्स सर हम ये समझें कि जिनको भी 30 सितंबर वाली डेट है उनको जब ऑडिट करानी, इसका मतलब कंपनी और फर्म भी 30 सितंबर तक ही अपना रिटर्न फाइल करती है। बट इफ अदर पर्सन जिन्होंने 44 AD का प्रेजेंटिव इनकम ले रखा है, या फिर जो सैलरीड एम्प्लॉय है, या जो केवल IFOS या कैपिटल गेन का जिनका इनकम है, उन लोगों को 31 जुलाई 2020 तक अपना रिटर्न, इनकम टैक्स रिटर्न जिसको बोलते हैं, अपना इनकम टैक्स रिटर्न फिल करना पड़ता है। और इनकम टैक्स रिटर्न फिल किस सेक्शन में होता है? 139(1). मैं आपको सिर्फ 4 से 5 सेक्शन याद कराऊंगा, इससे ज्यादा नहीं, प्लीज उतने पे आप ध्यान दे दीजिएगा। 139(1) में, ठीक है सर। सर थोड़ा सा अब इसके पीछे का बैकग्राउंड और समझते हैं। सर अभी तो आपने बैकग्राउंड समझाया था, मैंने जो आपको समझाया वो बैकग्राउंड तो था ही, लेकिन अब इसके पीछे का आपको और भी कुछ बैकग्राउंड समझना है। देखिए चाहे आपकी 31 जुलाई हो या फिर 30 सितंबर हो, 30 सितंबर, आप क्या कि यहाँ बैठे हैं, आपने तुरंत एक आईटीआर फाइल कर दी, इनकम टैक्स रिटर्न आपने फाइल किया। ये आपका आईटीआर ना XBRL फॉर्म में जाता है, XBRL फॉर्मेट में जाता है और ये पहुंच जाता है बेंगलोर के ऑफिस में। बेंगलोर ऑफिस में आपका एक फाइल पहुंच जाती है। XBRL फॉर्मेट भी नहीं समझ में आ रहा, कोई बात नहीं, समझ लीजिए आपने किसी को मेल भेजा, एग्जाम्पल के लिए मेल बन रहे हैं, या आपने वेबसाइट पे अपलोड किया, बेंगलोर में पहुंच गया, वहां पे कुछ इसमें अगर एरर होती है ना तो एरर को वो एरर सही हो जाती है। सर एरर्स एज लाइक अर्थमेटिकल एरर, अगर आपने कुछ कर रखे, आपने 2 लाख प्लस 3 लाख को 8 लाख रुपए कह रखे हैं, या आपने कुछ रॉन्ग डिडक्शंस ले रखे हैं, ऐसे कुछ यहाँ पे ऑटो करेक्शन यहाँ पे होता है। ऑटो करेक्शन
जो मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि आपके कोर्स में नहीं है। तो इस तरीके के कुछ ऑटो करेक्शन होते हैं। उसके बाद आपको यहाँ से एक इंटीमेशन आती है और इंटीमेशन आती है 143 की आपको इंटीमेशन आ जाती है। ठीक है, ये आपका पूरा काम चलता है। बट इसके मीनवाइल अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई असेसिंग ऑफिसर है, सर असेसिंग ऑफिसर क्या होता है? सर इनकम टैक्स का ऑफिसर, आप समझिए असेसिंग ऑफिसर है, वो बैठा है, वो देखा आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट, ठीक है, वो बोला इस 2019-20 की वो आपका असेसमेंट करना चाहता है। सर 2019-20 का आपका असेसमेंट करना चाहता है। सर असेसमेंट मतलब क्या होता है? वो आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट को देख के या फिर आपके आईटीआर को देखकर आपका टैक्सेबल टैक्स अमाउंट निकाल देता है। इसी को कहते हैं असेसमेंट होना। इसी को क्या कहते हैं? असेसमेंट होना। इट मींस इनकम टैक्स ऑफिसर या असेसिंग ऑफिसर, जिसको आप कई जगह एओ के नाम से देखेंगे, वो किसी भी टाइम पे बट आफ्टर द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग, मतलब इस रिटर्न फाइलिंग के डेट के बाद में किसी भी डेट में आपकी आपका टैक्स अमाउंट और टैक्सेबल इनकम डिटरमाइंड कर सकता है। और जैसे ये डिटरमाइंड करता है, इसको कहते हैं आपका असेसमेंट हो गया। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? असेसमेंट हो गया। आपको समझ में आ गया असेसमेंट क्या होता है? हाँ सर, आपको समझ में आ गया असेसमेंट क्या होता है। अब आइए फिर से अपने इसी टॉपिक के जहां पे मैं आपको ये सब चीजें समझा रहा था। मान लीजिए ये जो है आपने क्या किया, इफ आपकी बुक्स ऑडिट नहीं होती है तो आप 31 जुलाई को अपना रिटर्न भर दिए, और बुक्स ऑडिट होती है तो आप 30 सितंबर तक अपना रिटर्न भर सकते हैं। बट आप खुश थे, आप अपना बिजनेस करने में इतने व्यस्त थे कि आपको पता ही नहीं चला टाइम क्या हो रहा है, और कुछ टाइम बाद आपको पता चला कि आप फॉरगेट करके आप भूल गए कि आपको रिटर्न भरना था, या आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट भूल गया आपको रिटर्न भरना था, या आपका अकाउंटेंट ही जॉब छोड़ के भाग गया था, जिस वजह से आप इनकम टैक्स का रिटर्न नहीं भर पाए। अब आप परेशान हो जाते हैं। जब आप परेशान हो जाते हैं तो क्या हो गया? तो यहाँ पे एक इनकम टैक्स लॉ आता है, इनकम टैक्स एक्ट आता है, बल्कि एक्ट इसका नाम है। 1961 में ये प्रोविजन है कि इफ यू फॉरगेट टू, मतलब अगर आप किसी भी वजह से, फॉरगेट तो वहां वर्ड नहीं लिखा, बट आप किसी भी वजह से अगर इस ड्यू डेट तक अगर आप नहीं भर पाए हैं अपना आईटीआर इनकम टैक्स रिटर्न, देन उन्होंने एक ऑप्शन आपके लिए दिया 139(4) का ऑप्शन। इसको कहते हैं सर बिलेटेड रिटर्न। क्या बोलते हैं इसको? बिलेटेड रिटर्न। सर इसको कब तक भर सकते हैं? देखिए इसको कब तक भर सकते हैं, इसकी डेट तो स्टार्ट होगी ये 30 सितंबर 2020। हम प्रीवियस ईयर 19-20 के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। 6 महीने का वक्त 30 सितंबर 2020 को एक्सपायर हो चुका है, या फिर अगर आपका ड्यू डेट ये था तो ये भी एक्सपायर हो चुका है। तो आप रिटर्न कब तक भर सकते हैं? बिलेटेड रिटर्न भरी जा सकती है बिफोर द एंड ऑफ रेलेवेंट असेसमेंट ईयर और बिफोर कमेंसमेंट ऑफ असेसमेंट। मतलब सर, मतलब देखिए, अच्छा पहले रेलेवेंट असेसमेंट ईयर का मतलब सर बता दो। रेलेवेंट असेसमेंट ईयर का मतलब देखिए, आपका जो प्रीवियस ईयर है वो 19-20 है। 19-20 का असेसमेंट ईयर क्या हो गया सर? असेसमेंट ईयर्स हो गया सर 20 और 21, तो यही रेलेवेंट असेसमेंट ईयर है। बिफोर एंड ऑफ रेलेवेंट असेसमेंट ईयर मतलब 31 मार्च 2021 के पहले की बात कर रहा है। ठीक है, देखिए 30 सितंबर 2020 तक आपको रिटर्न भरने का टाइम मिला है। इसके बाद ना ये आपको एक अलग से विंडो दे रहे हैं, बाद में भी आप भर सकते हैं 31 मार्च 2021 तक, बट वो लेट रिटर्न होगा, बिलेटेड रिटर्न होगा। सर लेट रिटर्न होता है तो इसके कुछ नुकसान भी होते हैं। एज लाइक अगर आपकी कंपनी में लॉस हुआ था, पीजीबीपी में किसी को लॉस हुआ था, तो उसको लॉस का कैरी फॉरवर्ड नहीं मिलता अगर वो लेट रिटर्न भर दिया है सर। हाँ, इसको लॉस का कैरी फॉरवर्ड नहीं मिलता है। सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड चैप्टर्स में हमने इसके बारे में डिस्कस किया है कि लॉसेस कैरी फॉरवर्ड होते हैं। बट अगर आपको लॉस हुआ, मतलब अगर आपने बिजनेस किया और बिजनेस में 2 करोड़ का लॉस हुआ अगर आपको, तो अगर आपने लॉस आपको हुआ और आपने रिटर्न भी लेट भर दिया, तो इस लॉस का कभी कैरी फॉरवर्ड नहीं मिलेगा। आप सब्सिक्वेंट ईयर के प्रॉफिट से इस लॉस को सेट ऑफ नहीं कर पाएंगे। तो ये बिलेटेड रिटर्न भरने के लॉसेस भी हैं सर। तो लोग भरते क्यों हैं? अरे ये कंप्लाइंस पूरी करने के लिए बिलेटेड रिटर्न भरना है। मान लो किसी को टीडीएस का रिफंड ही मिलने वाला है, तो बिलेटेड रिटर्न भर के भी तो रिफंड ले सकता है। ठीक है सर, चलिए ये बात भी यहाँ तक आपकी समझ में आ गई। अब क्या होता है, जब आपने बिलेटेड रिटर्न भर दिया तो आपको पता चला, अब आप यहाँ पे आए, आपको पता चला अरे यार मैंने बिलेटेड रिटर्न तो भर दिया है, बट मैंने कुछ
एरर कर दी है, मैंने रॉन्गली रिटर्न भर दिया, रॉन्ग कुछ गलत कर दिया। जब आपने गलत कर दिया तो अब इस गलती को सुधारने के लिए क्या करें, इस गलती को सुधारने के लिए भी इनकम टैक्स एक्ट में, इनकम टैक्स एक्ट 1961 में इस गलती को सुधारने का भी प्रोविजन है। और उन्होंने एक सेक्शन बनाई 139(5). 139(5) बोलती है रिवाइज्ड रिटर्न। क्या बोलती है सर? रिवाइज्ड रिटर्न। रिवाइज्ड रिटर्न मतलब अगर आपने पहले से कोई भी रिटर्न भरी हो, चाहे 139 की रिटर्न हो या फिर बिलेटेड रिटर्न, लेट से रिटर्न 139(4) की रिटर्न हो, या फिर आपने लॉस्ट रिटर्न 139(3) की रिटर्न भरी हो। मैं लॉस्ट रिटर्न अभी आपको फिर से समझाऊंगा। अगर इसमें आपने कुछ भी गलती कर दी है ना, देन कोई बात नहीं, आपने कोई भी गलती की कोई बात नहीं, आप रिवाइज्ड कर सकते हैं अपने रिटर्न को। लेकिन इसकी भी सर कुछ ड्यू डेट्स है। इसकी ड्यू डेट क्या है? वही जो हमने 139(4) में जो पढ़ा था ना, क्या? एंड ऑफ, अप टू द एंड ऑफ रेलेवेंट असेसमेंट ईयर और अप टू द डेट ऑफ असेसमेंट विच एवर इज अर्लियर की डेट तक ही आप ये भी काम कर सकते हैं। यहां तक समझ में आया? हाँ से समझ में आया, मतलब गलती सुधारने का भी आपको मौका मिलता है। तो यही आपकी पूरी एक असेसमेंट की पिक्चर बन के आ रही है। देखिए असेसमेंट की पूरी पिक्चर बन के कहां से आ रही है, मेरे मार्कर को देखते जाइएगा आप। आपने को ड्यू डेट, पहले मैंने बताया कि क्या ड्यू डेट्स होते हैं रिटर्न भरने की। अगर आप भूल गए भरना किसी भी रीजन से तो आप लेट से भी रिटर्न भर सकते हैं। अगर आपने 139(1) का या बिलेटेड रिटर्न गलत भरा है तो भी एक विंडो खुल जाती है कि आप इस चीज को करेक्शन कर लें। बट जब आप रिवाइज्ड रिटर्न भरते हैं ना, तो रिवाइज्ड रिटर्न के लिए एक वर्ड यूज होता है, आपका सब कुछ बदल देंगे। रिटर्न में आप सब कुछ बदल दिए। एज लाइक मान लीजिए आपने 25 लाख रुपए, 25 आपने 2.5 लाख रुपए कमाए थे, रिटर्न में गलती से 25 लाख चला गया, आप एक जीरो गलती से बढ़ा दिए, तो आपकी सारी गलतियां सुधर जाएंगी। आप सुधार कर सकते हैं, 2.5 लाख रुपए का रिटर्न भर सकते हैं, सब कुछ चेंज हो जाएगा। बट एक चीज चेंज नहीं होती है, वो एमसीक्यू के लिए भी याद रखेगा, डेट ऑफ रिटर्न। डेट ऑफ रिटर्न मतलब सर जब आप रिवाइज्ड रिटर्न भी भरेंगे, जब आप रिवाइज्ड रिटर्न भी भरेंगे, मान लिया आपने रिवाइज्ड रिटर्न भरा है 1 फरवरी 2021 को, तो भी माना जाएगा। अगर आपने ओरिजिनल रिटर्न 31 जुलाई को भरा होता ना, तो माना जाएगा ये रिटर्न 31 जुलाई को ही भरा गया है। अगेन मेरी बात सुन लीजिएगा, अगर आपने रिवाइज्ड रिटर्न भरा 1 फरवरी 2021, बट आपने ओरिजिनल रिटर्न अगर आपने जो जिस रिटर्न में गलती थी वो 31 जुलाई को भरा था, तो रिवाइज्ड रिटर्न में माना जाएगा कब भर दिया आपने? 31 जुलाई को। ये डेट्स मेंशन की है क्योंकि आगे इसके बेसिस पे कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं। सर अब आपने एक रिटर्न और बताने के लिए बोला था सर, 139(3) का लॉस रिटर्न। सर कुछ नहीं है, जब आपको लॉस हुआ है, ये है आपका ITR, आपको 3 करोड़ का बिजनेस में लॉस अगर हो गया है, तो आप 139(1) में जो ओरिजिनल रिटर्न भरते हैं ना, बस उसका नाम बदल के क्या कर दिया गया? 139(3), और ये लॉस रिटर्न भर दिया जाता है। इस लॉस रिटर्न को भरना विद इन टाइम इसलिए कंपलसरी है, विद इन टाइम, क्योंकि ये अगर आप टाइम बाउंड कर दिए, मतलब ड्यू डेट के अगर आपने बाद भरी ना, ड्यू डेट के बाद अगर आपने फिल कर दी, तो आपके बिजनेस का जो लॉस है उसका कैरी फॉरवर्ड आपको नहीं मिल पाएगा। ठीक है। और एक थोड़ा सा मैं बियॉन्ड द लिमिट आपको जाके कुछ चीजें बताता हूँ। मैंने आपको क्या बोला कि जब आप रिवाइज्ड रिटर्न भरते हैं, देखिए रिवाइज्ड रिटर्न जब आप भरते हैं तो सब कुछ चेंज हो जाता है, बट डेट ऑफ रिटर्न चेंज नहीं होता है। मान लीजिए अगर आप रिवाइज्ड रिटर्न भर रहे हैं, आपने ओरिजिनल रिटर्न में दिखा दिया आपको प्लस 3 करोड़ का प्रॉफिट था, और रिवाइज्ड रिटर्न में आपका आ गया माइनस 2 करोड़ का लॉस। ठीक है। और अगर आपने ये लॉस रिटर्न टाइमली भरा होता, ठीक है, लॉस रिटर्न अगर आपने ड्यू डेट के पहले भरा है तो रिवाइज्ड रिटर्न आपका एक्सेप्टेबल है। बट मान लीजिए आपने कोई रिटर्न भरा, वो टाइम बार्ड हो गया, एज लाइक 139(1) का आपने रिटर्न भरा था 1 नवंबर को, उसमें आपने दिखाया 3 करोड़ का प्रॉफिट। अब जब आप रिवाइज्ड रिटर्न भरने गए, जो मैंने आपको बताया था कि आप कब तक भर सकते हैं, 31 मार्च 2021 तक भर सकते हैं, बट आपने यहाँ भर दिया 1 फरवरी 2021 में, और आपको पता चलता है कि यार वो 1 करोड़ का प्रॉफिट, 3 करोड़ का प्रॉफिट नहीं था, 2 करोड़ का लॉस था। अब आपको मैंने क्या बोला, रिवाइज्ड रिटर्न भरेंगे तो सब कुछ चेंज हो जाएगा, बट डेट कौन सी मानी जाएगी? डेट कौन सी मानी जाएगी? जब ओरिजिनल रिटर्न भरा था। तो ओरिजिनल रिटर्न कब भरा था? 1 नवंबर को। माना जाएगा कि आपने 1 नवंबर को रिटर्न भरा है और आपको लॉस हो गया, मतलब 1 नवंबर को आपने लॉस्ट रिटर्न भर दिया, लॉस का रिटर्न भरा है। बट आपको लॉस का रिटर्न अगर आप 31, आपकी ऑडिट होने वाली है तो 31 सितंबर, अगर ऑडिट नहीं होती है तो 31 जुलाई, अगर आपकी ऑडिट होने वाली है तो 31 सितंबर, अगर आपकी ऑडिट होने वाली है तो पेन नहीं चल रहा है, एक सेकेंड,
इफ आपकी डेट 31 जुलाई को अगर आपने ओरिजिनल रिटर्न भरा हो या 30 सितंबर को भरा हो, आपने जो 1 नवंबर को भरा वो इससे बियॉन्ड कर गया ना, देन आपकी डेट ही मान ली जाएगी 1 नवंबर को आपने भरा था। ठीक है, ठीक है सर। सब कुछ रिप्लेस कर देता है रिवाइज रिटर्न सिवाय डेट ऑफ रिटर्न के, क्योंकि वो ओरिजिनल रिटर्न को माना जाता है। सर रिवाइज रिटर्न है क्या, अगेन बता दे रहा हूँ, आपने ओरिजिनल रिटर्न कोई भरा, वो चाहे जिस भी डेट को भरा, वो डेट आप अपने मन से सोच लीजिए, ये रिवीजन लेक्चर्स हैं। अब आप जब रिवाइज रिटर्न भरते हैं, जब आपने रिवाइज भर दिया, इसमें कुछ गलतियां हो गई थी, मान लीजिए ये चीजें गलती थी, अब आप जब रिवाइज रिटर्न जब आप रिवाइज्ड रिटर्न भर रहे हैं ना, जब आप रिवाइज रिटर्न भर रहे हैं तो सब कुछ मान लीजिएगा आपने चेंज कर दिया, बट चेंज क्या नहीं होगा, डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न यही वाली लेगा। बाकी सारे डाटा जो आपने लिए वो तो ये उठा लेगा, बट डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न यही लिया जाएगा। ओके, क्लियर है? क्लियर है सर, इतना आपके लिए इनफ है समझना। अभी आगे क्वेश्चनियर्स के साथ मैं आपको क्वेश्चंस में सब कुछ समझाता जाऊंगा। ओके, क्लियर है। आइए क्वेश्चनियर्स की तरफ हम मूव करते हैं। अगर आपको इसमें कुछ अलग तरह की आवाज़ें आ रही हैं तो बाहर बादल गरजने की आवाज़ है, मुझे मैसेज मत करिएगा सर ये क्या अजीब अजीब आवाज़ें आ रही हैं, यहाँ पे बादल बहुत गरज रहे हैं। यहाँ पे देखो इलस्ट्रेशन 1 पे आते हैं। पारस इज 55 ईयर्स इन अ रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मतलब भाई साहब पारस 55 ईयर्स है, इनके लिए बेसिक एग्जामिशन लिमिट कितनी हो गई, 2.5 लाख रुपए, ये फिक्स कर लिया हमने। चलिए हम क्वेश्चंस पढ़ते पढ़ते पॉइंट्स निकालेंगे सारे के सारे। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 1920 इंटरेस्ट ऑफ 2,88,000 रुपीज वॉज क्रेडिटेड टू हिज नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट विथ SBI। पहली बात तो ये कि ये जो अगर आप चाहें तो RBI की परमिशन से अगर आप नॉन रेसिडेंट को कोई एक्सटर्नल अकाउंट आप मेंटेन कर रहे हैं तो इससे आपको जो इंटरेस्ट आ रहा है ना वो टैक्स फ्री हो जाता है। मैं फिलहाल इसको आपको यहां से दिखाता हूं क्योंकि इसके 2 आंसर बनेंगे। देखिए यहां पे लिखा है इन द एबव क्वेश्चन इंटरेस्ट ऑफ 2,88,000 अर्न फ्रॉम नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट, जो एक्सटर्नल अकाउंट था मेरा, हैज बीन टेकन एज एग्जेम्प्ट ऑन द assumption दैट मिस्टर पारस अ रेसिडेंट हैज बीन परमिटेड बाय RBI टू मेंटेन द अफोरसेड अकाउंट। मतलब अगर हम परमिटेड कर ले, मतलब परमिशन ले लेंगे अगर RBI से और हम ऐसा कोई अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं तो वो एग्जेम्प्ट हो जाता है, उस अकाउंट की जो इंटरेस्ट इनकम आती है वो एग्जेम्प्ट हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे एजम्पशन ली गई है। मैं पहले एजम्पशन इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करते समय आपको सेकंड अप्रोच माइंड में आता, पहले एजम्पशन पढ़ा देते इसलिए आपको। However, in the case he has not so permitted, अगर उसने परमिशन नहीं ली होती तो said interest would be taxable, तो वो टैक्सेबल हो जाता और उसके बाद उसका आंसर कुछ यूं हो जाता और बदल जाता। अब हम देखते हैं कि उसने सॉल्यूशन क्या दिया है। आप चाहें तो ये यहां से इग्नोर कर सकते हैं नीचे वाला और आप सीधे परमिशन एग्जामिशन मान के सॉल्यूशन कर सकते हैं। आइए देखते हैं। इनको 30,000 रुपीज का, अभी तक 2,88,000 रुपीज का इनको इंटरेस्ट की इनकम आ गई SBI वाले अकाउंट से, जिसको हमने एग्जेम्प्ट डीम कर लिया है। 30,000 being interest on fixed deposit with SBI was credited to his saving bank account during his period. ठीक है, he also earned 3,000 as interest of saving account. Is Paras required to file return of income? क्या return of income उसको फाइल करने की जरूरत है? भाई साहब 2.5 लाख रुपए के ऊपर टैक्सेबल इनकम तो इनके भी हो ही नहीं रही है। बट नेक्स्ट आइए, what will be your answer if he has incurred 3 lakh as travel expenditure to self and spouse to US to stay with his married daughter for the same time? अगेन मैंने आपको आज ही बताया था अगर 2 लाख रुपए से आपके ऊपर आपने फॉरेन ट्रेवलिंग में खर्चा किए हैं तो आपको ITR भरना मैंडेटरी हो जाता है। मैंने 3 चीजें बताई थी, कौन सी? अगर आपके एक या एक से ज्यादा करंट अकाउंट में मिलकर 1 करोड़ से ऊपर का डिपॉजिट किया है, इलेक्ट्रिसिटी बिल 1 लाख से ज्यादा का आता है या 2 लाख से ऊपर का खर्चा आपने फॉरेन ट्रेवलिंग में किया है, तो इस तरीके से इनको तो ITR भरना पड़ेगा। ओके सर, आते हैं हम अपने सॉल्यूशन में पढ़ते हैं। देखिए, an individual is required to furnish a return of income under section 139(1) if his total income before giving effect of the deduction under chapter 6A or exemption under section 54, 54B, 54D, EC and F exceeds the maximum amount not chargeable to tax, that is 2,50,000 रुपए। तो यहाँ पे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, पहली बात तो ये 10(4)(2) में इनका एग्जेम्प्ट हुआ है। जो इंटरेस्ट अर्न किए थे नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट पे 2,88,000 रुपए, वो इन्होंने 10(4)(2) पे 10(4)(2) से एग्जेम्प्ट हुआ। ये ना 54, 54B, 54D, 54EC या 54F भी नहीं लगा है और चैप्टर 6A भी नहीं लगा है, तो ये तो पहले डिडक्ट हो जाएगा टैक्सेबल इनकम के। ठीक है, तो assuming that Mr. Paras has been permitted by RBI, ये हम assumption ले लिए थे, ये क्वेश्चन है जो आपको याद रखना है। एंड
ये वाला बेटा एक न्यू पॉइंट है, ये न्यू पॉइंट आया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इस पे एमसीक्यू भी बन सकता है और क्वेश्चन भी बन सकता है, मतलब फिक्स है, इस पॉइंट पे पक्का क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। ठीक है सर। तो अभी तक आपकी टैक्सेबल इनकम कितनी हो गई, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम में अभी तक आपकी इनकम आई नील। अब आपने इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट विद एफडी पे आपने इंटरेस्ट एसबीआई से 30,000 रुपए कमाया है और सेविंग बैंक अकाउंट से 3,000 रुपए, मतलब टोटल आपने 33,000 रुपए सेविंग बैंक अकाउंट से इंटरेस्ट कमा लिया है। 80 टीटीए में इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट मिल जाएगा आपको, डिडक्शन चैप्टर में पढ़ा हमने, 3,000 रुपए का आपको डिडक्शन भी मिल गया, टोटल इनकम आपकी आ गई 30,000 रुपए। क्या आपको आईटीआर भरने की जरूरत है, आप तो कहेंगे नहीं। देखिए, सिंस द टोटल इनकम ऑफ मिस्टर पारस फॉर द असेसमेंट एट 2021 बिफोर गिविंग इफेक्ट टू डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6A इज लेस देन द बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। पहली बात 80 टीटीए भी 6A में नहीं आता, इसलिए इसका भी आप डिडक्शन ले सकते हैं, आप इसको भी यहाँ क्वेश्चन में मेंशन कर दीजिए। ठीक है, तो इसलिए इनका तो 2.5 लाख से नीचे है, ही इज नॉट रिक्वायर्ड टू फाइल इनकम टैक्स रिटर्न। ठीक, यहां तक आपको ये लिखना है, लेकिन फॉरेन वाली बात आपको बाद में लिखनी है। और अगर एग्जम्पशन नहीं लिए तो क्या होगा वो आप पढ़ लीजिए। इफ he has incurred expenditure of 3 lakh of foreign travel to self and his spouse, he has to mandatory to file the return of income on or before the due date under the section 139(1). ठीक है, तो यहाँ पे तो इनके लिए 31 जुलाई आनी चाहिए ड्यू डेट, इनके लिए यहाँ पे तो 31 जुलाई 2020 आ जाएगी, क्योंकि इनकी ऑडिट तो हो नहीं रही है। ठीक है, क्लियर है, क्लियर सर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सर्च करते हैं हम लोग। इलस्ट्रेशन नंबर 2 देखिए, explain brief reason whether the return of income can be revised under section 139(5) of the income tax act 1961 in following cases। मतलब 139(5), मतलब जो हम रिवाइज्ड रिटर्न बनाते हैं, रिवाइज्ड रिटर्न के बारे में मैंने आपको भी इतना पढ़ाया, रिवाइज्ड रिटर्न के बारे में बात कर रहा है। क्या बिलेटेड रिटर्न फाइल्ड अंडर सेक्शन 139(4) रिवाइज्ड हो सकता है? मैंने बताया था यस, अगर कोई भी गलती है तो आप कर सकते हैं। रिटर्न ऑलरेडी रिवाइज्ड वंस अंडर सेक्शन 139(5) रिवाइज कर सकते हैं। 31/3/2021 में उसी एग्जांपल को भी लेके चलता हूं, जिसको आप कह सकते हैं द एंड ऑफ द रेलेवेंट फाइनेंशियल ईयर, रेलेवेंट फाइनेंशियल ईयर के एंड तक या असेसमेंट के पहले कितनी बार भी रिवाइज करिए। पहले मान लीजिए आपका ये वाला 139(1) का था, ये 139(4) का था, ये कोई भी था, आपने एक बार रिवाइज किया, फिर रिवाइज किया, फिर रिवाइज किया, जितनी बार मन करे आप रिवाइज कर सकते हैं, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो बिलेटेड रिटर्न या बिलेटेड रिटर्न भी रिवाइज हो सकता है। और 139(5) में अगर आपने कोई रिटर्न भर दिया है और आपको लग रहा है कोई ओमिशन या एरर है, तो फिर से भी रिवाइज हो सकता है, कोई गड़बड़ बात इसमें नहीं है। उसके बाद रिटर्न ऑफ लॉस फाइल्ड अंडर सेक्शन 139(3), मैंने क्या बताया था आपको, 139(3) ये रिटर्न वही होती है 139(3), बस लॉस के केस में यहाँ पे टाइटल बदल जाता है, तो ये भी रिटर्न रिवाइज हो सकती है। देखिए बेटा, कंसेप्ट पढ़ने का यही फायदा है, मैंने जो इस तरीके से आपको सब कुछ एकदम क्रक्स निकाल के कंसेप्ट दिए कि आपका टाइम खराब नहीं होगा, क्वेश्चंस पे क्वेश्चन आपके बहुत अच्छे से सॉल्व हो जाएंगे। एनी पर्सन हु हैज फर्निश्ड अ रिटर्न अंडर सेक्शन 139(1) और 139(4) कैन फाइल अ रिवाइज्ड रिटर्न ऑफ एनी टाइम बिफोर द एंड ऑफ द रेलेवेंट फाइनेंशियल ईयर रेलेवेंट असेसमेंट ईयर और बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द असेसमेंट विच एवर इज अर्लियर। मैंने दोनों का आपको एग्जांपल भी बता दिया है कि 139(1) या 139(4), 139(1) और 139(4) कुछ भी हो, अगर आपका रेलेवेंट असेसमेंट ईयर या फिर असेसमेंट के पहले आप कभी भी रिवाइज कर सकते हैं। इफ इज डिस्कवर्ड एनी ओमिशन और एनी रॉन्ग स्टेटमेंट इन द स्टेटमेंट फाइल्ड अर्लियर। ठीक है, और पहले कोई गलती, अगर पहले वाले रिटर्न में कोई गलती होगी तभी तो आप रिवाइज भरोगे। हाँ सर, जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जांपल फिर से आपको और क्रिस्टल क्लियर देता हूँ। आपने एक रिवाइज, आपको 30 सितंबर की लास्ट डेट थी, लास्ट डेट आपकी थी 30 सितंबर तक की। ठीक है, आपने 30 अगस्त को भर दिया रिटर्न। अब आपने ना 30 अगस्त को जो रिटर्न भरा उसमें कुछ गलती थी, तो आपको इस रिटर्न को आप 31 मार्च 2021 तक सही कर सकते हो। बट आपको क्या पता चलता है कि 31 मार्च के पहले पहले ना ये जो असेसिंग ऑफिसर था, इसने 30 दिसंबर 2020 को ही आपका असेसमेंट कंप्लीट कर दिया। देन अगेन आप 30 दिसंबर 2020 के बाद रिवाइज रिटर्न नहीं कर सकते। जो यहाँ पे लाइन लिखी हुई है रेलेवेंट असेसमेंट ईयर और बिफोर द कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट, यहाँ पे आपका कंप्लीशन हो जाता है असेसमेंट का, तो आप नहीं कर सकते विच एवर इज अर्लियर। तो आपका कंप्लीशन असेसमेंट का पहले हो सकता है। प्रैक्टिकली देखने को नहीं मिलता है कितना जल्दी कहीं कंप्लीशन हो जाए प्रैक्टिकल लाइफ में, बट थ्योरेटिकल है तो है। चलिए, अब बिलेटेड रिटर्न कैन फाइल कैन बी रिवाइज। ठीक है, और रिटर्न अर्लियर कैन, जो मतलब रिवाइज रिटर्न अगर आपने फाइल किया था वो भी रिवाइज हो सकता है। अगेन एज द फर्स्ट रिवाइज रिटर्न रिप्लेस द ओरिजिनल रिटर्न, सब कुछ रिप्लेस करता है, क्या छोड़ के, बोलो डेट छोड़ के। ठीक है, देयरफॉर इफ द एसएससी डिस्कवर एनी ओमिशन और रॉन्ग स्टेटमेंट इन सच अ रिवाइज्ड रिटर्न, he can furnish a revised return within a prescribed time, that is within the end of the relevant assessment year or before the completion of assessment whichever is earlier। और तीसरा आपको आता है लॉस रिटर्न, क्या रिवाइज हो सकते हैं? हाँ, लॉस रिटर्न जो अंडर सेक्शन 139(3) गए थे इज डीम्ड टू बी द रिटर्न फाइल अंडर सेक्शन 139(1),
मैंने अगेन आपको बता रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ टाइटल बदल जाता है, बाकी क्या माना जाता है वो 139(1) का ही रिटर्न है, तो वो भी रिवाइज हो सकता है अंडर सेक्शन 139(5). आपने कुछ भी इस रिवीजन में भी कुछ भी आपने छोड़ा नहीं, आप सारे कंसेप्ट पढ़ रहे हैं। देखिए ये क्विक रिवीजन की मैं बात बताता हूँ, ये बंदे जो पैसे अर्न किए इस बंदे ने, क्विक रिवाइज मैं आपको करवा देता हूँ, क्विक रिकैप। तो मैंडेटरी फाइलिंग रिटर्न किसको है? पर्सन बीइंग रेसिडेंट अदर देन RNOR हैविंग असेट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, अगर उसकी कोई एसेट बाहर की तरफ है, या सिग्निफिकेंट अथॉरिटी एनी अकाउंट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, उसका कोई अकाउंट आउटसाइड लोकेटेड है, कोई फर्म है, कंपनी है, उसको भी भरना पड़ता है, या कोई भी इंडिविजुअल HUF AOPBY या आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन जिसका इनकम एक्सीड कर जाता है बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से, तो भी उसको भरना पड़ता है, और ये सब डिडक्शन के पहले हम लेते हैं। या कोई भी पर्सन हु इज इन द प्रीवियस ईयर हैज डिपॉजिटेड 1 करोड़ से ज्यादा बैंक अकाउंट में, या 2 लाख से ज्यादा उसने फॉरेन ट्रैवल पे खर्चा कर दिया, 1 लाख से ज्यादा उसने इलेक्ट्रिसिटी का बिल भर दिया, या अगर अदर कुछ नोटिफाइड कर दिया, इसमें से अगर उसने कुछ भी कर दिया है तो उसको रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। कब रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी? ड्यू डेट क्या होगी? कुछ लोगों के लिए 30 सितंबर होती है, कुछ लोगों के लिए 31 जुलाई होती है। सर 30 सितंबर किसके लिए होती है? कंपनी के लिए या फर्म के लिए। पर्सन रिक्वायर्ड टू बी फाइल हिज फर्म ऑडिटेड, मतलब कंपनी, फर्म और जो पर्सन जो है जिसको अपनी बुक्स ऑडिट करानी है, मतलब इन्होंने अगर पैसे बहुत ज्यादा कमा लिए, इन्होंने 2.5 करोड़ का टर्नओवर कर दिया, तो इनको अपनी बुक्स को ऑडिट कराना ही पड़ेगा, तो ये भी यहाँ पे आएंगे। अगर जो 30 सितंबर में आ गया, बाकी सब लोगों के लिए 31 जुलाई की डेट है। मतलब एक छोटा दुकानदार है जिसका टर्नओवर 90 लाख रुपए का है, उसको अपना रिटर्न फाइल करना है तो 31 जुलाई तक उसको करना पड़ेगा, या फिर किसी सैलरीड एम्प्लॉय को करना है तो उसको भी 31 जुलाई तक करना पड़ेगा। लॉस रिटर्न क्या होता है सर? लॉस रिटर्न सब कुछ सेम होता है, बस 139(1) का ही जैसा ये रिटर्न होता है। देखो, टू बी फाइल्ड ऑन और बिफोर द ड्यू डेट अंडर सेक्शन 139(1), मतलब 139(1) वाला ही है, बस आपका हेडिंग बदल गया है इसमें। टू कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस, किस तरह के लॉस? अगर आपको बिजनेस लॉस हुआ है तो भी कैरी फॉरवर्ड करना है, तो आपको लॉस रिटर्न भरना पड़ेगा। स्पेक्यूलेशन बिजनेस का मतलब वायदे का नुकसान, मतलब सर जिसमें डिलीवरी नहीं हो रही है। अगेन सर मतलब मेरी स्पीड तेज है बट आपके लिए जरूरी भी है, प्लीज आप अपने YouTube से इसकी स्पीड को स्लो भी कर सकते हैं। मतलब जब आपने इंट्राडे ट्रेडिंग कर दी, जो आपने FM में पढ़ा, आपने फ्यूचर ऑप्शन में ट्रेडिंग की, वो वाला स्पेसिफाइड बिजनेस जो 14 तरह के बिजनेस 35 में मैंने आपको 35 AD वाले जो मैंने आपको बताए थे PGBP के क्वेश्चन ईयर्स में, कैपिटल गेन का आपको लॉस हुआ, या फिर आप कोई भी अदर ओनिंग और मेंटेनिंग हॉर्स रेसेस वाली अगर आप एक्टिविटी करते हैं तो किसी भी तरीके का लॉस करते हैं तो आपको रिवाइज लॉस रिटर्न भरना पड़ता है 139(3) का। लेकिन इसमें 2 रिटर्न नहीं है सर। हाउस प्रॉपर्टी का लॉस तो आपका कहीं आया ही नहीं इसमें, कि अगर हाउस प्रॉपर्टी का लॉस आ जाता है तो हम क्या करेंगे, तो हमको रिवाइज रिटर्न भरने की नीड है कि नहीं है, ठीक है। और चलिए एक और चीज बात है, बिलेटेड रिटर्न अंडर सेक्शन 139(4) क्या होता है? अगर आप रिवाइज रिटर्न या लॉस रिटर्न टाइमली पे नहीं भर पाए, कोई भी रिटर्न आपने नहीं टाइमली भरा है, देन यू कैन फाइल द रिटर्न अंडर बिलेटेड रिटर्न, और इसको भरने का जो डेट होता है वो होता है रिलेवेंट ऑफ असेसमेंट ईयर और कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट व्हिच एवर इज अर्लियर। और अगर आपने सब कुछ भर रखा है लेकिन कुछ गलत भर रखा है तो आप अपने रिटर्न को रिवाइज कर सकते हैं, और रिवाइज करने की भी सेम लिमिट आ जाती है, असेसमेंट कंप्लीशन या फिर एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर व्हिच एवर इज अर्लियर। ओके सर, तो ये आपका क्विक रिकैप था। हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 3, मिसेस हेतल एन इंडिविजुअल इंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ ब्यूटी पार्लर। हेतल क्या काम कर रही है? ब्यूटी पार्लर का काम कर रही है सर। हैज गॉट हर बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 2020 ऑडिटेड अंडर सेक्शन 44 AB. Her total income of the assessment year 2021 is 3,35,000. She want to furnish her return of income for the assessment year 2021 through the tax return preparer. Can she do so? आप अगर मिसेस हेतल के बारे में आप कुछ बात समझिए, तो हेतल एक इंडिविजुअल है जो बिजनेस कर रही है ब्यूटी पार्लर का, और उसको ऑडिट भी कराना पड़ता है। ऑडिट कराने की जरूरत है अपनी बुक्स को। 44 AB के अंदर उसकी टैक्सेबल इनकम है 3,35,000, और वो TRP टैक्स रिटर्न प्रिपेयर के थ्रू अपनी बुक्स अपना इनकम टैक्स रिटर्न भरना चाहती है। देखिए आपने GST में अभी जो नया कंसेप्ट आया है, एक कंसेप्ट है GST प्रैक्टिशनर। सब GST के थ्रू क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि आपने रियल में भी सुना होगा प्रैक्टिशनर, एंड एक होते हैं हमारे CMA या फिर जो CA हैं वो, जो कि GST की ऑडिट किसको मिलती है सर? GST ऑडिट तो सिर्फ और सिर्फ GST ऑडिट CA या CMA ही कर सकते हैं, एंड GST के अदर वर्क मतलब रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना या फिर कंपोजिशन स्कीम के लिए अप्लाई करना, इनके GSTR1 फॉर्म्स भरना, ये सारे काम GST प्रैक्टिशनर करते हैं। इट मीन्स सर छोटे लेवल का काम GST प्रैक्टिशनर करते हैं। जब नया GST लॉ है तो देखिए GST प्रैक्टिशनर को इंट्रोड्यूस किया गया जो छोटे मोटे काम कर दे, ठीक है, लेकिन बड़े स्कोप का काम प्रोफेशनल्स को CA CMA को ही दिया गया। इसी तरीके से जब इनकम टैक्स एक्ट
इनकम टैक्स एक्ट भी न्यू एक्ट था, देन छोटे मोटे काम करने के लिए इन्होंने टैक्स रिटर्न प्रिपेयर बनाए थे, टीआरपीज बनाए थे, जो क्या करते थे, जिसके थ्रू गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ पाए, कलेक्शन बढ़ पाए टुवर्ड द टैक्सेस, डायरेक्ट टैक्सेस बढ़ पाए। बट जो फाइल्स जो बड़ी थी जिसमें ऑडिट कंपलसरी था, वो सिर्फ और सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट ही ऑडिट कर सकते हैं। उसी तरीके से चूंकि इनको 44AB के अंडर, मिसेस हेतल 44AB वाली हैं, तो ये टीआरपी के थ्रू नहीं जा सकती, इनका रिटर्न टीआरपी नहीं भरेगा, ये लॉयर से या एडवोकेट से या फिर सीए से भरवाएंगे। ठीक है सर। सेक्शन 139 वी प्रोवाइड अ स्कीम ऑफ सबमिशन ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम फॉर एनी असेसमेंट ईयर थ्रू टीआरपी, टैक्स रिटर्न प्रिपेयर। बोलो टीआरपी, टैक्स रिटर्न प्रिपेयर। However, it is not applicable to person whose books of account are required to audited under section 44AB। मतलब टीआरपी उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता, मतलब वो पर्सन टीआरपी से अपनी रिटर्न नहीं भरवा सकता है जिसके बुक्स ऑफ अकाउंट रिक्वायर्ड है ऑडिट करने के लिए अंडर सेक्शन 44AB। Therefore, Mrs. Hetal cannot furnish a return of income for the assessment year 2021 through a tax return preparer। क्लियर है? क्लियर है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन को कहीं खोजते हैं हम लोग, कहीं मिल जाए। एक्सरसाइज प्रॉब्लम पे आ गए हम लोग। एक्सरसाइज 1 सर, एक्सरसाइज प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं। स्टेट विथ रीजन वेदर यू आर एग्री और डिसएग्री विद द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। देखो इस टाइप के क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, अब इंपॉर्टेंट में इसको लिख लीजिए आप। ठीक है, हाँ सर। रिटर्न ऑफ इनकम ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप कुड बी वेरीफाइड बाय एनी पार्टनर। मतलब ये देखिए, ये 4 लोग हैं, ये 4 लोग क्या, ये 5 लोग हैं। ठीक है, ये 5 लोग हैं, ये पांचों लोग मिलके एक फर्म बना रखे हैं और फर्म का नाम है AB फर्म्स। ठीक है, AB बना के फर्म ये लोग काम कर रहे हैं, AB एंड एसोसिएट्स समझिए, AB एंड एसोसिएट्स। अब होता क्या है, जब फर्म काम करती है ना, तो फर्म का जो बैलेंस शीट होता है, फर्म के बैलेंस शीट है, इस पे भी तो किसी को साइन करना पड़ता है। ऐसे प्रोपराइटर की बैलेंस शीट पे प्रोपराइटर साइन करता है, कंपनी की बैलेंस शीट पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का सिग्नेचर होता है, सिग्नेटरी अथॉरिटी का सिग्नेचर होता है। उसी तरीके से CF और MD वगैरह भी साइन करते हैं। उसी तरीके से फर्म की बैलेंस शीट पे भी किसी को सिग्नेचर करना होगा, वो कौन करेगा? तो इसके लिए एक डेजिग्नेटेड पार्टनर होता है, डेजिग्नेटेड पार्टनर होता है जो ये सब कंप्लाइंस करता है। डेजिग्नेटेड पार्टनर, इट मीन्स कोई भी पार्टनर उठ के यहाँ पे साइन नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? उसका रीजन समझिए। क्यों सर? लॉ को रीजन के हिसाब से समझ के ही हम पढ़ते हैं अपनी हर क्लास में, जिससे आपको ज्यादा टाइम तक रिटेन रह सके बातें। अगर मान लीजिए ये पर्सन फ्रॉड करना चाहता है तो जाके बैलेंस शीट पे साइन कर देगा, बाकी लोगों को पता नहीं कौन सी बैलेंस शीट पे साइन हो रखा है। या फिर आप खुद सोचिए, अगर फ्रॉड करने का सीन चल रहा है तो पता चल रहा है कि ये एक बैलेंस शीट ये साइन कर रहे हैं, 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 एक बैलेंस शीट ये साइन कर रहे हैं। ये वाली बैलेंस शीट जा रही है बैंक के अंदर लोन लेने के लिए, ये बैलेंस शीट कहीं और चल जा रही है, GST डिपार्टमेंट में जा रही है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जा रही है, तो बहुत ज़्यादा मिसमैच आ जाएगा। ऑथेंटिसिटी ही प्रूव नहीं हो पाएगी कि बैलेंस शीट कौन सी रियल है। अगर हमने एक डेजिग्नेटेड पार्टनर चूज कर लिया कि सिर्फ ये वाला पार्टनर मेरा, सिर्फ और सिर्फ ये वाला पार्टनर ही बैलेंस शीट पे साइन करेगा, तो अब हम ऑथेंटिक बैलेंस शीट बता देंगे, जिस बैलेंस शीट पे इस पार्टनर का साइन है वही बैलेंस शीट मेरी सही बैलेंस शीट है। तो ये जो स्टेटमेंट इसने बोला कि कोई भी पार्टनर साइन कर सकता है, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। मैं इस स्टेटमेंट से डिसएग्री हूं, क्योंकि केवल और केवल डेजिग्नेटेड पार्टनर ही साइन करता है रिटर्न ऑफ इनकम पे। आइए देखते हैं। द रिटर्न ऑफ इनकम ऑफ LLP शुड बी वेरीफाइड बाय डेजिग्नेटेड पार्टनर। चलो सिग्नेचर का मैंने एग्जांपल लिया था बैलेंस शीट के हिसाब से, आप जब रिटर्न की बात करेंगे तो वेरीफाई पे पहुंच जाएंगे, क्योंकि वेरीफाई करनी पड़ती है, DSC लगा के वेरीफाई किया जाता है। ठीक है, तो रिटर्न ऑफ इनकम ऑफ LLP शुड बी वेरीफाइड बाय डेजिग्नेटेड पार्टनर। आप इसके पीछे का लॉजिक समझ चुके हैं। एनी अदर पार्टनर कैन वेरीफाई, कर सकता है द रिटर्न ऑफ इनकम ऑफ LLP ओनली इन द फॉलोइंग केसेस वेयर द एनी अनअवॉइडेबल रीजन फॉर डेजिग्नेटेड पार्टनर इज नॉट एबल टू वेरीफाई द पार्टनर। यार चलो उसको पैरालिसिस हो गया, नेक्स्ट डे एक ही दिन बचे थे, वो नहीं साइन कर सकता था, इसलिए कोई और पार्टनर कर दिया। ठीक है, वेयर देयर इज अ नो डेजिग्नेटेड पार्टनर, और अगर फर्म में कोई डेजिग्नेटेड पार्टनर चूज्ड ही नहीं है तो कोई भी कर देगा। ओके सर। लेकिन जनरली क्या देखा जाता है प्रैक्टिकल लाइफ में, एक ना एक पार्टनर को डेजिग्नेटेड फिक्स करते ही है। ओके सर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द टाइम लिमिट ऑफ फाइलिंग रिटर्न अंडर सेक्शन 139(1) क्या है? या तो 31 जुलाई या 30 सितंबर। ठीक है, in the case of Mr. A having total turnover of 160 lakh for the year ended 31st March 2020, whether or not opting for the offer of presumptive income under section 44AD is 30th September 2020, disagree। हम इस बात से भी डिसएग्री हैं। आप लोग क्लासेस ब्रेक कर करके मत करिएगा, मैंने जस्ट इसको भी समझाया था वहाँ पे। क्या ये एलिजिबल हैं ऑडिट कराने के लिए?
मतलब एलिजिबल नहीं वर्ड सही होगा क्या, रिस्पॉन्सिबल, इनको ऑडिट कराना कंपलसरी है, ये क्राइटेरिया में आते हैं, रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑडिट में आते हैं। 2 करोड़ से 1 करोड़ से ऊपर तो टर्नओवर है, लेकिन ये 44 AB लेना चाहते हैं। अगर ये 44 AB लेते तो ये ऑडिट कराना चाहते हैं, बट ये प्रिजम्पटिव टैक्सेशन लेना चाहते हैं अपने टर्नओवर को 8%, या फिर अगर बैंक के थ्रू कर रहे हैं तो 6% टर्नओवर का प्रॉफिट मान के टैक्स भरना चाहते हैं। इट मींस अगर ये ऐसा करना चाहते हैं तो ऑडिट नहीं कराना चाहते, तो 30 सितंबर वाली डेट तो सिर्फ ऑडिट के लिए थी, अदर पर्सन के लिए कितनी है, 31 जुलाई की डेट है। तो इनको कब 31 जुलाई तक सबको सोचना पड़ेगा। तो अगर इनको प्रेजेंटिव लेना है, अगर इनको प्रेजेंटिव इनकम अंडर सेक्शन 44 AD दिखाना है तो ये 30 सितंबर तक नहीं रुक सकते, इनको 31 जुलाई को ही करना पड़ेगा। आइए डिसएग्री, मैंने भी बताया डिसएग्री। इन द केस मिस्टर ए ऑप्टेड टू ऑफर हिज इनकम एज पर द प्रोविजंस टैक्सेशन provisions of section 44 AD, then the due date under section 131 is filing of return of income for the year ended 31st March 2020 shall be the 31st July 2020। अगर 44 AD आता ना, यहाँ पे ये अपना 44 AB आता ना, जिसमें ये टैक्स ऑडिट कराना चाहते हैं, तो ये बात ट्रू है भाई साहब। अगर ये टैक्स ऑडिट कराना चाहते हैं ना, देन इट इज ट्रू कि इनको 30 सितंबर मिलता। बट जब आप टैक्स ऑडिट नहीं कराना चाहते, प्रेजेंटिव बेसिस पे जाते हैं, तो 30 सितंबर सिर्फ टैक्स ऑडिट वालों के लिए, और बाकी सबके लिए क्या लास्ट डेट हो जाती है ITR की, 31 जुलाई। इन द केस मिस्टर ए डज नॉट ऑफर प्रेजेंटिव टैक्सेशन provision under section 44 AD, then he has to get accounts audited under section 44 AB since his turnover exceed 1 crore। The due date of the filling return would be 30 September 2020। सही है? यस सर। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं, आइए, ब्रेक की नीड नहीं है, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। मिस्टर विनीत सबमिटेड, मिस्टर वी ने सबमिट किया है हिज रिटर्न ऑफ इनकम ऑन 12th of September 2020 for the assessment year 2021 consisting the income under the head of salaries, income from house property and bank interest। मतलब इन्होंने क्या क्या दिखा दिया है, ये सैलरी के लिए है, हाउस प्रॉपर्टी की इनकी इनकम है और इंटरेस्ट की इनकम है। क्या इस पर्सन को कोई ऑडिट कराने की पड़ रही है? नहीं सर, इसको तो ऑडिट की नीड नहीं है। सैलरीड एम्प्लॉयड, हाउस प्रॉपर्टी और इंटरेस्ट इनकम, इनकी तो ऑडिट होगी नहीं, टर्नओवर की कहीं से बात आती नहीं है, और ये इंडिविजुअल है, कंपनी और फर्म है नहीं। इसका मतलब मिस्टर वी की, विनीत की कोई ऑडिट होनी ही नहीं है। तो इनको, इनके लिए जब इनकी ऑडिट नहीं हो रही है तो ड्यू डेट ऑफ ITR क्या होगा, ड्यू डेट क्या होगा ITR का? सर ड्यू डेट इनके लिए तो 31 जुलाई आ गया, जिसकी ऑडिट नहीं होती उसके लिए ड्यू डेट 31 जुलाई आ जाती है। बट इन्होंने कब भरा है रिटर्न? इन्होंने 12 सितंबर को भर दिया है, मतलब ड्यू डेट के बाद भरा है। ठीक है, ठीक है सर। ऑन 21st of January 2021 he realized that he had not claimed deduction under section 80 TTA, इंटरेस्ट वाला डिडक्शन उन्होंने नहीं लिया इन रिस्पेक्ट ऑफ द इनकम ऑन द सेविंग बैंक अकाउंट। ही वांट्स टू रिवाइज हिज रिटर्न, कैन ही डू सो? एग्जामिन वुड योर आंसर बी डिफरेंट इन द डिस्कवर हिज ओमिशन इन 21/4/2021। पहली बात तो ये कि अगर लेट रिटर्न बना है ना, तो उसको हमारे टैक्स की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? बिलेटेड रिटर्न। क्या बोलते हैं? बिलेटेड रिटर्न। और बिलेटेड रिटर्न कैन बी रिवाइज्ड। पहली गलती जो आपकी ये होने वाली है, क्वेश्चन पॉइंट आप यहाँ पे लिखेंगे, पहली गलती जो आपकी होने वाली है कि बिलेटेड रिटर्न को आप करेंगे रिवाइज नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। बिलेटेड रिटर्न कैन बी रिवाइज्ड अंडर सेक्शन 139(5)। ठीक है, अब और इसके लिए लास्ट डेट क्या होगी वो भी आपको पता है, 31 मार्च 2021, और द डेट ऑफ असेसमेंट विच एवर इज अर्लियर, जो जल्दी आ जाए। अब मानते हैं अभी तक असेसमेंट नहीं हुआ है, तो 31 मार्च 2021 तक ये कर सकते हैं रिवीजन। और इन्होंने कब रिवीजन करना चाहे? 21 जनवरी 2021। अच्छा, 21 जनवरी 2021 को अगर ये रिवाइज करना चाहते हैं, ये डेट क्या आ गई? 21 मार्च के तो पहले है ना, 31 मार्च के पहले की डेट है ना, तो ही कैन रिवाइज। ठीक है, ठीक है सर। अब दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है, एग्जामिन वुड योर आंसर इज डिफरेंट इफ ही डिस्कवर्ड द ओमिशन ऑन 21/4/2021। मतलब 21/4/2021 को अगर करते हैं तब तो यार ये ड्यू डेट के बाहर चले गए। 21/3/2021, 31 मार्च 2021 तक ही आप रिवाइज कर सकते थे। आपको अप्रैल में पता चल रहा है, अप्रैल में आप रिवाइज नहीं कर सकते हैं। क्लियर है? क्लियर है सर। आइए एक बार आंसर पढ़ लेते हैं। अगर आपने कंसेप्ट ठीक से पढ़े मेरे, आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैंने सब कंसेप्ट का निचोड़ निकाल के आपको दिया है।
Since Mr. Vineet has income only under the head of salaries, income from house property and income from the other sources, he had not fall under the category of a person whose accounts are required to be audited under the Income Tax Act 1961 or any other law in force. Therefore, the due date of the filing of the return for the assessment year 2021 under section 139(1) in this case 31 जुलाई 2020. सीधी बात, नो बकवास, उनको टैक्स ऑडिट कराने की नीड नहीं थी, इसलिए उनके लिए 31 जुलाई 2020 ही ड्यू डेट है रिटर्न की. Since Mr. Vineet had submitted his return on 12/9/2020, the said return is belated return under section 139(4). इन्होंने पहली बात तो ये कि इन्होंने belated return भर दिया है. As per the section 139(5), a return furnished under section 131 और belated return और under section 139(4) can be revised. belated return भी रिवाइज हो सकता है. ये मुझे पता है कि आप गलती करेंगे, इसलिए यहाँ पे caution point आप जरूर लिखिएगा. Thus, a belated return can under section 139(4) can also be revised. Therefore, Mr. Vineet can revise the return of income filed by him under section 139(4) in January 2021. मतलब वो जनवरी 2021 में अपना रिटर्न रिवाइज कर सकते हैं, क्योंकि लास्ट डेट क्या है रिवीजन की, बताइए 31 मार्च 2021 लास्ट डेट है रिवीजन की. To claim deduction under 80 TTS, since the time limit of the filing of revised return up to the end of the relevant assessment year, that is 31 मार्च 2021. However, he cannot revise his return if he discovered the omission only on 21st of April 2021, which is the beyond on 31 मार्च 2021. क्लियर है? हाँ सर क्लियर है. क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाते हैं. Examine with reason whether the following statement are true or false with regard of the provision of Income Tax Act. ट्रू और फॉल्स बताना है. द असेसिंग ऑफिसर हैज टू पावर टू इंटर अलियर टू अलॉट पैन टू एनी पर्सन बाय हुम नो टैक्सेस पेबल. देखिए ये तो ट्रू है. कैसे ट्रू है? प्रैक्टिकल लाइफ के एग्जांपल्स को लेके मैं बताता हूँ. जब आप हैं, ये आप हैं, सर आपने मुझे ऐसा क्यों बनाया, ये लो खुश बना दिया, ठीक है. आप जा रहे हैं चाइना घूमने. सर नहीं, कोविड-19 फैला है, फिर भी आप जा रहे हैं घूमने, ठीक है. चलो आप चाइना जा रहे हो घूमने. नहीं यार बहुत अच्छा नहीं लग रहा आपको चाइना भेज के. मुझे मैं एग्जाम्पल कुछ और लूँगा, मैं आपको चाइना नहीं भेजूँगा. किस जगह जाना चाहोगे आप? सर जी आप चल गए लंदन घूमने, ठीक है. आपको पॉन्ड चाहिए तो आप जाते हैं, रुपए देते हैं. ये है एक्सचेंज हाउस जहाँ पे आप रुपए देंगे और ये एक्सचेंज हाउस वाला आपको देगा पॉन्ड, ठीक है. ये एक रूल आता है कि अगर आपने 50,000 रुपीज़ से ऊपर की मनी का एक्सचेंज कराया, आपने 50,000 से ऊपर की रुपीज़ का एक्सचेंज कराया तो आपको पैन फर्निश करना पड़ता है. इफ़ मान लीजिए आपकी टोटल इनकम, अभी आप स्टूडेंट हो, आपकी टोटल इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज 1 लाख रुपए ही है, तो क्या आपको कहीं से भी टैक्स पे करने की नीड है? जी नहीं सर, आपके ऊपर तो इनकम टैक्स लगता ही नहीं है फिर, क्योंकि आपको टैक्स पे करने की नीड नहीं है. बट ड्यू टू आपको एक्सचेंज करना है रुपए को पॉन्ड में और वो 50,000 रुपए से ऊपर है तो आपको पैन फर्निश करना पड़ सकता है. तो ऐसे कई केसेस आते हैं जहां पे ऐसा हो सकता है आपको पैन लेना पड़ जाए ओनली बिकॉज ऑफ डूइंग एनी स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन. इसी तरीके से असेसिंग ऑफिसर भी कभी कभी कहता है कि किसी एंटिटी को पैन ले लो, किसी पर्सन को पैन ले लो, क्योंकि कोई नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन वैसा होता है. तो यहाँ पे इन्होंने कहा था कि वो नहीं कर सकता, ऐसे पर्सन को पैन अलॉट नहीं कर सकता जो टैक्स पेबल नहीं है. तो ये बात गलत है, सॉरी. ऐसे पर्सन को भी पैन अलॉट कर सकता है जो टैक्स पेबल नहीं है. हाँ तो बात सही है. सिंस 139(a)(2) प्रोवाइड दैट द असेसिंग ऑफिसर मे हैविंग रिगार्ड टू द नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन. भाई नेचर ही ऐसा था ट्रांजेक्शंस का, नेचर ही ऐसा था ट्रांजेक्शन का कि एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड आल्सो अलॉट अ पैन टू एनी अदर पर्सन वेदर एनी टैक्स इज पे बाय हिम और नॉट. चाहे उसको कोई टैक्स पे करना हो या नहीं पे करना हो, बट उसको पैन अलॉट किया जा सकता है अगर नेचर ऑफ ट्रांजेक्शंस वैसा है. इन सच अ मैनर एज इन अकॉर्डेंस विद द प्रिस्क्राइब्ड एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड. ठीक है, चलो प्रोसीजर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन सर, वेयर द कर्ता ऑफ HUF इज एब्सेंट फ्रॉम इंडिया. मेरा कर्ता यही आप जो थे वो लंदन चले गए. कहाँ चले गए आप? लंदन जा चुके हैं. द रिटर्न ऑफ इनकम कैन बी वेरीफाइड बाय एनी मेल मेंबर ऑफ द फैमिली. पहली बात तो ये मेल मेंबर क्या होता है? एनी मेंबर होता है पहली बात तो, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो. तो इसका मतलब ये भी फॉल्स है. जनरली सोचे ना भाई, क्यों केवल मेल मेंबर को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोलेगा, किसी भी मेंबर को बोलेगा, तो ये फॉल्स है. प्रोवाइडेड दैट वेदर द कर्ता ऑफ HUF इज एब्सेंट फ्रॉम द इंडिया, द रिटर्न ऑफ इनकम कैन बी वेरीफाइड बाय एनी अदर एडल्ट मेंबर ऑफ द कंपनी. कोई माइनर मेंबर नहीं करेगा, एनी एडल्ट मेंबर ऑफ द फैमिली. कंपनी नहीं, फैमिली. ठीक है, ठीक है सर. सच मैनर एज सच मेंबर कैन बी मेल और कैन बी फीमेल. ओके सर.
लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, क्वेश्चन नंबर 4। सर क्वेश्चन नंबर 4 में है क्या, ये तो मुझे भी नहीं पता, अभी पढ़ते हैं ना। आओ आइए बेटा। एक्सप्लेन द टर्म रिटर्न ऑफ लॉस अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961। कैन एनी लॉस बी कैरिड फॉरवर्ड इवन इफ रिटर्न ऑफ लॉस हैज नॉट बीन फिल्ड एज रिक्वायर्ड। मतलब रिटर्न ऑफ लॉस अगर है, एक्सप्लेन द टर्म रिटर्न ऑफ लॉस। रिटर्न ऑफ लॉस क्या होता है, मतलब हमें 139(3) के बारे में पहली बार तो डिस्क्राइब करना है, और क्या कोई भी ऐसा लॉस कैरी फॉरवर्ड हो सकता है अगर हम रिटर्न ऑफ लॉस नहीं भरे, मतलब 139(3) नहीं भरे तो क्या कोई लॉस कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। हाँ, मैंने बताया था आपको, हाउस प्रॉपर्टी का लॉस हो सकता है कैरी फॉरवर्ड, और अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन भी हो सकता है। मैंने वहां बोला था दो चीजें हो सकती है, बट मैंने वहां अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन का नाम नहीं लिया क्योंकि उसको लॉस आप नहीं समझेंगे, बट बिजनेस का लॉस ही माना जाता है अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन भी, और हाउस प्रॉपर्टी का लॉस तो वहां पे मैंने आपको बता ही दिया था। ठीक है, तो ये दो लॉसेस ऐसे हैं जो अगर आपने लॉस रिटर्न नहीं भरा है, मतलब 139(3) का रिटर्न नहीं भरा है, तो भी आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। अब आते हैं, बात करते हैं लॉस रिटर्न होता क्या। रिटर्न ऑफ लॉस इज अ रिटर्न विच शो सर्टेन लॉसेस। जो कुछ लॉसेस को बताता है वो लॉस रिटर्न कहलाता है। कितनी प्यारी परिभाषा है, जो कुछ लॉसेस को बताता है वो लॉस रिटर्न कहलाता है। सेक्शन 80 प्रोवाइड दैट द लॉसेस स्पेसिफाइड सर्टेन कैन नॉट बी कैरी फॉरवर्ड अनलेस। लॉसेस तब तक कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सकते जब तक सच लॉसेस आर डिटरमाइंड इन परसुएंस ऑफ द रिटर्न फाइल्ड एज पर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 139(3). जब तक कि लॉस रिटर्न न हो, जब तक कि उस लॉस को डिटरमाइन न किया गया हो एज पर सेक्शन 139(3). अब बात करेंगे सेक्शन 139(3) क्या कहता है। क्यों हम ये सब लिख रहे हैं सर, क्योंकि उसने पूछा था लॉस रिटर्न होता क्या है, तो पहले बता दिया लॉस रिटर्न वो होता है जो 139(3) में हम दिए हैं। अब 139(3) क्या कहता है, ये कहता है कि स्टेट्स दैट टू कैरी फॉरवर्ड द लॉसेस स्पेसिफाइड देयरइन द रिटर्न शुड बी फिल्ड विद इन द टाइम स्पेसिफाइड इन सेक्शन 139(1). मतलब वही 31 जुलाई या 30 सितंबर, जिस डेट में आप फॉल करते हैं, ऑडिट होती है तो 30 सितंबर, नहीं 31 जुलाई तक आपको रिटर्न फाइल कर देना है, तो आप लॉस को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। और किस तरह के लॉसेस को, बिजनेस लॉस को, स्पेक्युलेशन बिजनेस के लॉस को, स्पेसिफाइड बिजनेस के लॉस को, कैपिटल लॉस को जो कैपिटल गेन हेड में आया होगा, और लॉसेस फॉर ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस। ये 5 तरह के लॉस हैं। ओके ओके सर। और हाउएवर यहीं से बात करते हैं जहां पे आपसे पूछा था क्या बिना लॉस रिटर्न फाइल किए, मेरे वर्ड्स को सुनिए आप, क्या बिना लॉस रिटर्न फाइल किए भी कुछ लॉसेस को हम कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। हाँ, लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी टू बी कैरी फॉरवर्ड अंडर सेक्शन 17(1)(b एंड अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन कैन बी कैरी फॉरवर्ड इवन इफ रिटर्न ऑफ लॉस हैज नॉट बीन फाइल्ड एज रिक्वायर्ड अंडर सेक्शन 139(3). ओके ओके सर। आज का हमारा ये चैप्टर नंबर 10 कंप्लीट हो गया है यहीं पे। अब हम अपने नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे आपके साथ। टेक केयर, बाय बाय, स्टे होम, स्टे ब्लेस्ड। और अगर आपने सिनेरियो को नहीं तोड़ा और ये आपका लास्ट अगर चैप्टर है, तो हम बहुत इजीली, बहुत स्मूथली अपने एक कंप्लीट सब्जेक्ट को, जिसको आप इनकम टैक्स के नाम से जानते हैं, हम उसकी फुल प्रैक्टिकल रिवीजन किए, मतलब प्रैक्टिस कम रिवीजन करके यहाँ पे सक्सेस पा चुके हैं, हम अचीव कर चुके हैं इस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन को। अगर आपको ये क्लासेस अच्छी लगी हैं तो आप अपने जूनियर्स को भी रिफर करिएगा, मस्ट रिफर करिएगा, अपने जूनियर्स को भी रिफर जरूर करिएगा। टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं आपके पास रिजल्ट के साथ।